सर आपका स्वागत है केएल के सीआरई प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये हमारा आज पहला दिन है और पहले दिन का लंच किया, दूसरा लंच के बाद का ये तीसरा सेशन है, इसमें आपका स्वागत है। सभी पार्टिसिपेंट्स कृपया करके जल्दी जल्दी जुड़ जाए। और सर हम कंटिन्यूअस प्रोग्राम करते रहते हैं हर 3 महीने में, तो आप तो संस्था से परिचित हैं और मुझसे भी परिचित हैं, तो बहुत ज़्यादा परिचय देने की मतलब मैं अपने संस्था के बारे में देना उचित नहीं समझ रहा। सर सीधे सेशन पर आते हैं। तो दूसरी बात मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि मैंने सर को भी, जैसे धनंजय जी को कम समय मिला था, ऐसे सर को भी बहुत कम समय मिला है। सर को मैंने कल परसों मैंने फोन किया कि सर एक सेशन लेना है, तो सर ने कहा कि ठीक है टॉपिक भेजो। टॉपिक भी ऐसा यूनिक है कि उस पर बिना प्रैक्टिस किए, बिना मेहनत किए उस पर बोला नहीं जा सकता है। तो कोई भी रिसोर्स पर्सन है उनको 2 घंटे 1 घंटे भी अगर बोलना है तो 1 घंटे के पीछे कम से कम 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कंटेंट है, जो टॉपिक है और जो डिलीवरी है, वो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और साथ में उसके बाद जब सेशन पूरा होगा तो जब प्रश्न करेंगे तो रिसोर्स पर्सन को अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हमारी बातों को ढंग से सुना गया। तो इसके लिए आप एक एक मुद्दे को अगर बात करेंगे, आप एक एक मुद्दे को अगर नोट करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा और उसके बाद आप डिस्कस कर पाएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे कॉलेज के ही भूतपूर्व विद्यार्थी कमल मंडा को मैं आग्रह करूंगा कि वो सर का एक फॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन करें। कमल जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, तो अजी सर का इंट्रोडक्शन की स्लाइड शेयर करिए। हाँ कमल जी प्लीज। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। मैं कमल मंडा फ्रॉम बीरोना नागौर राजस्थान, श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भावनगर में 2016-18 बेंच में डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं आज यहाँ पर उपस्थित सभी का केएल इंस्टीट्यूट व डॉक्टर संतोष यादव सर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज इस मंच पर मुझे डॉक्टर किशोर सर का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए चुना। इसके लिए मैं डॉक्टर संतोष सर व संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूँ? हाँ बिल्कुल। किशोर सर, वर्तमान समय में डॉक्टर किशोर जी सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। सर ने बम्बई यूनिवर्सिटी से 1999 में बीकॉम किया। 2002 में सर ने पुणे विश्वविद्यालय में एमए इकोनॉमिक्स से किया और सर ने मुंबई यूनिवर्सिटी में 2004 में बीएड एचआई किया। सर ने 2005 में एमएड एचआई से किया है और सर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सन 2012 में पीएचडी एजुकेशन से डिग्री हासिल की है। सर ने 20 से ज्यादा नेशनल और 10 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। सर ने 3 पीएचडी, 3 अभी प्रोग्रेस में है तथा 5 पीजी स्टूडेंट को गाइड किया है। सर एक प्रकार से बोले तो सर का व्यक्तित्व एक डायनेमिक टाइप का है, जो निरंतर स्पेशल एजुकेशन के नए नए अनुसंधान कर रहे हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। सर पुनः आपका मैं इस सीआरई प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर आप अपने इस ज्ञान की प्रखर महिमा को हमारे बीच फैलाएं, ऐसी हम सभी आपसे आशा करते हैं। सर आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप माइक को अभी ग्रहण करें और हम सबके बीच अपनी ज्ञान की इस प्रखर महिमा को फैलाएं। थैंक यू सर। थैंक यू कमल जी। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू सर। हम अपना अभी स्क्रीन शेयर करते हैं तो प्लीज। तो बहुत संतोष जी ने हमको परसों ही फोन करके बताया था कि एक टॉपिक लेना है और हमने भी इसके ऊपर अच्छा खासा अध्ययन किया, स्टडी किया और उसके बाद में हमने यहाँ पे आज आपके सामने इसे प्रस्तुत करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस myself Dr. Kishore H. Mane. I am working as an assistant professor in special education hearing impairment in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi.
Friends, the topic which is given to me by Dr. Santosh is about the achieving sustainable development goals in the Western context and in Indian context. दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ बातें हैं जिसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या इसमें सीखना है। जैसे हम लोग पहले तो समझ ले कि what is sustainable development, what are the need for sustainable development, what are the different goals for the sustainable development, and how we will achieve these goals, and what kinds of system reforms are necessary for the achieving these sustainable development goals. Okay, so let's begin with the presentation. Here you will see that why there is a need for the sustainable development and where this word came from. So basically जब हम लोग यहाँ पे अपनी उपलब्धियां या अपना प्रोग्रेस को मापते हैं, प्रोग्रेस को देखते हैं, तो प्रोग्रेस हमारा देखा जाता है हम लोग कितना डेवलपमेंट किए हैं, कितना विकास किए हैं, कितना हम लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका पैमाना क्या है, कैसे हम लोग इसको नापेंगे। तो अगर विकास को देखना होगा तो हम लोग विकास या डेवलपमेंट को अगर हम लोग को समझना होगा तो उसके लिए हम लोग पिछले 200 साल पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड से यहाँ पे किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होते गया and how we have utilized or how we have utilized the natural resources and through the use of natural resources how we have achieved or how we have developed till there। अगर देखा जाएगा तो किस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने विकास किया है और इस विकास के प्रक्रिया में हम लोगों ने धरती का, प्रकृति का किस प्रकार से उपयोग किया है, उपयोग कहा जाए या दोहन किया है, इसे हम लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कैसे हम लोगों ने पिछले 200 साल में, 200-250 साल में विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे किस प्रकार से यहाँ जो हमारी पृथ्वी है उसका कैसे दोहन किया है, चाहे वो जमीन का दोहन हो, चाहे हवा का हो या पानी का दोहन हो या और भी किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस जो है उनका किस प्रकार से हम लोग ने दोहन किया और उस दोहन करने से कैसे आज परिस्थिति तैयार हुई है, कैसे क्लाइमेटिकल कंडीशन चेंज हुए, कैसे क्लाइमेट यहाँ पे बदल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और बारिश होती है तो बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, बाढ़ आता है। ये हर साल का यहाँ पे सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे रियो समिट 1992 में यहाँ पे लोगों ने फोकस किया, यहाँ पे सभी देशों ने ऑब्जर्व किया कि अगर इसी प्रकार से दोहन होता रहेगा तो अब हम लोग तो लाभ उसका ले रहे हैं, विकास का लाभ, डेवलपमेंट का लाभ हम लोग तो ले रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन? फ्यूचर जनरेशन को हम लोग क्या छोड़ के जाने वाले हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग क्या देके जाने वाले हैं? क्या फ्यूचर जनरेशन को हम लोग कूड़ा या फ्यूचर जनरेशन के लिए सब डिस्ट्रक्शन क्या हम लोग उनको देने वाले हैं? बारे में हम लोग यहाँ सोचने की जरूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन में भी चर्चा होने लगी और बहुत सारे जो विकसित देश थे, विकसनशील देश थे, they all came together and decided to this it should stop somewhere। कहीं पे इसका रुकना जरूरी है या कहीं पे इसका बैलेंस बनाना जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1992 में रियो समिट हुआ है और उससे पहले 1987 में जो वेटलैंड रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसके माध्यम से यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कैसे हो सकता है, जो हम लोग का विकास हुआ है उस विकास के साथ और दूसरे लोगों का जो आगे आने वाले हमारी जो जनरेशन है उस जनरेशन का विकास कैसे हो सकता है या उन लोगों के लिए भी डेवलपमेंट कैसे वो आगे कर सकते हैं, अपनी डेवलपमेंट, उनके लिए क्या संसाधन हम लोग छोड़ के जाने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है।
meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. इसका हिंदी में जो अनुवाद हमने किया है वो सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ी के अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से the present generation is utilizing the natural resources and how they are growing, how they are making money. But at the same time, we have to see what ideal we are sending to the future generation. What resources, whether the resources will remain or they will finish. हम लोग उसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे या उसे इन रिसोर्सेस को, इन संसाधनों को आप अपने आगे आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ छोड़ेंगे, हाँ, या उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो इसी का ये फोकस करता है। एक तो ये भविष्य, वर्तमान की और भविष्य की बात करती है, वर्तमान पीढ़ी की और भविष्य की पीढ़ी की बात करती है। साथ ही साथ ये बात करता है कि उन रिसोर्सेस का जैसे उपयोग किया जा रहा है और उसके साथ जैसे डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो क्या वो आगे के जनरेशंस को भी हो सकता है। So it is a basic definition. It is a basic thing that we have to understand, and in which we have to do. We have to conserve the resources. We have to use promote the natural resources. Yes. PPT सर फुल स्क्रीन में हो जाए और आगे का पहला ही स्लाइड शायद दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर आगे हम जी। ये इसमें फुल स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ना? अभी नहीं, अभी तो अटका हुआ है, मतलब फुल स्लाइड पे नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं, अगर आगे कोई परेशानी होगी तो फिर भी। जी। So we have to preserve the regeneration capacity of ecological system. We have to avoid the imposition of environment, and we have to conserve the environment. So let's see the background of the Sustainable Development Goals 2015. Okay, so these Sustainable Development Goals, the aim of these Sustainable Development Goals to achieve the goals up to 2030. इसलिए इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत होती है रियो समिट 1990 से। जैसे इनका फोकस बेसिकली वाज ऑन द एनवायरनमेंट और द क्लाइमेट चेंज और द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, एनवायरमेंट भी होना चाहिए, और ये हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और ये इंडिविजिबल है, ये सबके लिए है। सो that was the basic principle of the Rio Summit 1992, and through which we tried to nations about the environmental degeneration or about the sustainable development of the nations of the world. So it was the basic focus was on the environmental agenda, but they have also included certain dimensions of social and economic development. यहाँ पे मेन फोकस जो एनवायरमेंटल एजेंडा के ऊपर था, लेकिन कुछ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पे बात की गई थी। तो ये बात रही 1992 की। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का सेकेंड जो समिट था, दैट समिट वाज यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट इन 2000। जो जैसे कि इसका नाम पता चल रहा है कि ये मिलेनियम समिट था, यानी कि एक नई शताब्दी की शुरुआत थी 2000 से, और उस 2000 से इसके पीछे हम लोगों ने रियो समिट में एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल के ऊपर और इकोनॉमिक कॉज के ऊपर फोकस किया था। उसके आगे बढ़ते हुए इस बेसिक इसका जो फोकस था MDGs का, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, दैट वाज इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, टू रिड्यूस द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2015। पॉवर्टी को कम करना है, पॉवर्टी को खत्म करना, ये इसका पीछे का उद्देश्य था। उसके लिए इन्होंने 8 गोल्स बनाए थे, द 8 गोल्स ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट 2000, in which the leaders of the 189 countries signed the historical millennium document, okay, in which the main focus was on the eradication of poverty
and education, universalization of education, health, and development of the human being. Human development was on focus. So first was eradication of extreme poverty and hunger. यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी या बहुत ज्यादा गरीबी है, उस गरीबी को कम करना ये उसका एक गोल था, ध्येय था। कम करना है हंगर। दूसरा एजुकेशन। So how you will achieve the primary education? उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से इसे कम किया जा सकता है, इसके ऊपर ये इसमें फोकस किया गया। नेक्स्ट जो था तो प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमन। जेंडर इक्वालिटी को, जेंडर बायसेस को कम करना और वुमेन्स को, फीमेल्स को एम्पावर करना, उनको उनका सशक्तिकरण करना, ये एक इसका मेन ध्येय था। चौथा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। बच्चों का, छोटे बच्चों का किस तरह से 28 दिन तक जो नवजात शिशु होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना तथा उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है उस मोर्टेलिटी रेट को कम करना। नेक्स्ट था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मोर्टेलिटी रेट कम करने के साथ यहाँ पे फोकस किया गया मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, to improve the maternal health of the mother. So how and what kinds of steps are necessary to improve the maternal health of the mother? Here we will just go through these 8 goals. Then we will discuss in depth these 8 goals plus the 17 goals of the sustainable development goals. So here I will just give certain basic idea about the goals. Then we will have the deep discussion in the next slide. Then see, every point or every goal is related with each other. यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एजुकेशन का संबंध पॉवर्टी से है। पॉवर्टी कम होगी जब एजुकेशन बढ़ेगा। तो हम लोग को इसे कंपार्टमेंट में नहीं देखना है, एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसे नहीं देखना है, बल्कि इसे हम लोग को अलग तरीके से सबको इंटरलिंक करते हुए देखना है, जिससे कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए गोल्स है। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। तो अदर जो HIV, एड्स हो गया, मलेरिया हो गया और अदर डिसीजेस है, इनको कैसे कॉम्बैट करना है ये भी यहाँ पे बताया गया है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट गोल था। और 7वां है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। So what we are trying to see first, that is there should be a reduction in poverty, eradication in poverty, focus on education, focus on health, focus on the environmental sustainability and development of global partnership for develop global partnership for development. So there should be global participation. There should be participation of all the nations. There should be participation of all the states. There should be participation of all the NGOs and the non-governmental agencies and non-governmental agencies, the financial agencies. जो भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो उनका पार्टनरशिप होना चाहिए, उनका लिंकेजेस होना चाहिए। जब तक उनका लिंकेजेस नहीं होगा, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे हमें ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता था। देखिए अब इसके आगे हम लोग जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ गए। 2 इसके मेन ये था, प्रीडिसेसर था या 2 समिट से यहाँ पे शुरुआत हुई थी। एक तो था रियो 1992 और दूसरा था MDG 2000, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000। तो इसमें यहाँ पे इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को आगे कैरी करते हुए और उसके जो उन्होंने ये मोमेंटम बना था उसको आगे ध्यान में रखते हुए उससे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और उसको जो 8 गोल थे, कुछ फोकस गोल थे, उन गोल्स को और लार्जर करके और बढ़ा करके हाउ वी विल टैकल द डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, on that there was a focus in
Rio 20 was in June 2012. ओके 2012 में रियो 28 कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट के ऊपर किया गया, और जो पिछले जो 2 समिट थे रियो 1992 और जो 2002 का मिलेनियम डेवलपमेंट समिट यूनाइटेड नेशन का था, इसी का जो कार्य आगे बढ़ रहा था उसका मूल को आगे बढ़ाते हुए जो भी समस्याएं थी उसको एसडीजीज के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, तो शॉर्टकमिंग ये था कि दैट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वाज फोकस ऑन द डेवलपमेंट. There are 2 types of development. One is social development and one is another one is economic development. ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे हम लोग का विकास होगा, आर्थिक विकास के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, और सोशल डेवलपमेंट में यहाँ पे हम लोग का सोशल चीज से विकास हो सकता है, हमें कैसे अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, हमें कैसे अच्छा हमारा सोसाइटी का कैसे अच्छा ग्रोथ हो सकता है, हमें कैसे एक अच्छा शिक्षा के साथ स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है, अच्छा जॉब कैसे हम लोग को मिल सकता है, इसमें गवर्नमेंट कैसे काम कर सकता है, इसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया है जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. तो 2012 में जून में रियो दी जेनेरियो यहाँ पे रियो 20 कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक एजेंडा तय किया गया. दैट एजेंडा वाज एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. All the agendas, all the goals of the MDGs and the goals of the Rio Summit were combined together, and the one agenda, that is transforming our world, the 2030 agenda for sustainable development, इसके ऊपर फोकस किया गया, और इसके माध्यम से कैसे एक सतत विकास के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं. सतत विकास में यहाँ पे सब आपकी स्लाइड नहीं चल रही है आगे. हाँ दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर संतोष दिखाई दे रहा है? फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है सर. एक बार वो रिमूव होकर के फिर से स्लाइड को करिए. अच्छा ये अभी फर्स्ट स्लाइड ही हमारी दिखाई, आपकी फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है अभी तक नाम वाली. जी नाम वाली दिखा रही है. तो आप लोग बताना चाहिए कि हम उसको निकाल देते. हाँ नहीं समझ में आ रहा था सर, इसलिए. हाँ देखिए जी बराबर आ गया सर. सर अब आ गया बराबर है. हम ये बात किए थे, और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की, उसके बाद रियो समिट की, उसके बाद में हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की. ओके इज क्लियर ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट goals. Also, it is a combination of different goals of Millennium Development Goals. 8 जो Millennium Development Goals हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, जिसमें कि एजुकेशन, शिक्षा, पॉवर्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की यहाँ पे बात की है. उनको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे कि आपका पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर रिड्यूसिंग जेंडर बायसेस हो गया, क्लीन वाटर हो गया, कंजर्विंग एनर्जी हो गया, देन आपका पीस हो गया,
ये सब जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली in the sustainable development goals and further slides we will discuss about the sustainable development goals, what are the different sustainable development goals and how we will achieve these sustainable development goals. For that purpose, what the governments are taking the different steps, गवर्नमेंट कैसे अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं और उनके माध्यम से कैसे हम जो ये गोल्स हैं 17 गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, क्या क्या बदलाव यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, इसके ऊपर आवर फोकस विल बी ऑन दैट थिंग। ओके, सो as I said earlier, as we have discussed earlier, the Agenda 2030 has two predecessors. One is Rio Plus 20 Summit, and the another one is MDG 2000. Okay, so the main focus of the Agenda 2030 was on the sustainable development, सतत विकास। तो सतत विकास के लिए हमारे पास रिसोर्सेस भी सतत चाहिए, हमेशा के लिए रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए। तो रिसोर्सेस हमारे पास कैसे हो सकते हैं, रिसोर्सेस तो खत्म हो जाएंगे, रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन नंबर, रिसोर्सेस कम नंबर में अवेलेबल है। तो उन रिसोर्सेस को हम लोग कैसे यूज करेंगे और उसके लिए किस तरह से लोगों को तैयार करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जाती है। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, अलग अलग एजेंसीज का रोल क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एजेंडा था उसे अडॉप्ट किया है 193 मेंबर स्टेट्स ने इन द ईयर 2015, सितंबर 2015 में 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया है। एंड इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी, हम लोग ने भी साइन किया डॉक्यूमेंट पे और साइन करके हम लोग ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ तैयार है, हम लोग भी इन सस्टेनेबल डेवलप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था फॉर द पीपल, फॉर द प्लैनेट एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड प्लैनेट। ओके, तो इसमें 3 पी के ऊपर फोकस किया गया है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लस another 2 P's, that is peace and partnership। 5 इसमें एरिया पर बात की गई थी। 17 गोल्स थे, 160 टारगेट है इसमें, और उसे टारगेट्स को कैसे मेजर करेंगे, 230 इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए थे। 2015 से ये लागू है, 2030 हमें इनको अचीव करना है। इक्वालिटी को चेंज के ऊपर ध्यान देना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पीपल, इट इज फॉर ये जो एजेंडा है है ना, तो एक व्यक्ति समझता है वो हम ध्यान में रखने के लिए इन गोल एक साथ कैसे डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी कैसे एजुकेशन से संबंधित है। अगर शिक्षा ग्रहण करेगा व्यक्ति तो शिक्षा के माध्यम से कैसे पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो कैसे वो अच्छा जॉब कर सकता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। all agenda, all the goals are interrelated, interconnected. Then the second principle is universal. It is equally all for all countries, though they are of course implemented differently in each context. हमारा देश है, हमारे देश के संदर्भ में हम लोग उसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अफ्रीका के देश है, वो अपनी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए है, इसमें कोई के साथ भेदभाव नहीं है।
किसी एक पार्टी से and share responsibility. As I said, that we are interconnected. The government has accepted, government has signed the document, and we are the part and parcel. We are the government is a authority or the body which have signed the document and took the responsibility to implement this in their particular country. So it's involvement and participation of all sectors, as I said, government sectors, non-government sector, society including NGOs, academic institutions, the private sector, civil society and individuals. ये सबके एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई यहाँ पे कार्य होता है, अगर कोई गोल अचीव करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि पॉवर्टी इरेडिकेशन का है, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट तो काम कर ही रहा है, इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे काम करते हैं। अगर शिक्षा की बात होगी तो एनजीओ भी यहाँ पे काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे काम कर सकता है, सिविल सोसाइटी भी काम कर सकता है, और गवर्नमेंट तो है ही जो काम कर रहे हैं। तो मेन इसमें है कि ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नो वन लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि जो भी हम लोग कार्य करें, गवर्नमेंट जो भी काम करे, वो समाज के आखिरी तबके के व्यक्ति तक वो काम पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए, ग्रुप के लिए या कुछ खास लोगों के लिए ये काम नहीं, सबके लिए इसका काम होना चाहिए, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पीपल हो, पॉपुलेशन इंक्लूडिंग माइनॉरिटी ग्रुप हो, चिल्ड्रन हो, एल्डरली हो, रेफ्यूजीज है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, जो भी मार्जिनलाइज सेक्टर पे है, जो भी हाशिए पे रखा हुआ तबका है, उनके लिए पहले काम करना है, उनके लिए पहले ध्यान रखना है कि उनकी व्यवस्था पहले की जाए, उनके ह्यूमन राइट्स को पहले संभाला जाए। ओके, एंड फाइनली द एजेंडा इज अंडरपिन विद ह्यूमन राइट प्रिंसिपल, जो हमने अभी बात की है कि हर व्यक्ति का जो राइट है, ह्यूमन राइट है, उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटेबिलिटी सेट की जानी चाहिए, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो कि वो काम सही से हो है। और यहाँ पे कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना है लोग के लिए, यहाँ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ दिखावे के लिए यहाँ पे काम नहीं करना है, बल्कि यहाँ हम लोग को ऐसे काम करना है जो सभी लोगों के राइट्स ध्यान में रखें। अब हम लोग आते हैं 17 जो इसके जो सतत विकास लक्ष्य है, 17 लक्ष्य इन्होंने दिए हैं, उन 17 लक्ष्य के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं और उससे कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। और उन 17 लक्ष्यों को अगर ध्यान में रख के काम किया जाएगा तो जो हम बात कर रहे थे कि कैसे ये लोगों का आकांक्षाएं को पूरा किया जा सकता है, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उन मार्जिनलाइज सोसाइटी के ऊपर दिया जा सकता है, उनको आगे ऊपर लाया जा सकता है, उनको भी समाज का एक हिस्सा बन सकता है। और उसके माध्यम से एक लोगों जो डिफरेंसेस है या जो इनइक्वालिटी है, जो पॉवर्टी है, जो अशिक्षा है, उससे लोगों को दूर किया जाता है। तो ये इट इज फॉर ऑल, ये सभी देशों के लिए है, ये सभी राज्यों के लिए है, ये सभी के लिए है कि सभी की सभी को मिलना, क्वालिटी एजुकेशन मिलना, कोई भी यहाँ पे गरीब, कोई भी यहाँ के लिए ना तरसे, व्यक्ति के लिए यहाँ पे अच्छी जो हेल्थ व्यवस्था है या जो स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सबको निरंतर मिलनी चाहिए, ये सतत इनको मिलनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बनानी चाहिए जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा हो। तो पहला जो हमें वो नो पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार की पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है और बहुत बड़ा उद्देश्य है कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए। और उसके समाप्त करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट को या अदर एजेंसीज को क्या क्या करना चाहिए,
दुनिया में इतना अन्न का प्रोडक्शन होता है कि सभी लोगों का पेट भर सके, लेकिन कुछ ही देश उसका अच्छा लाभ उठाते हैं और वहां पे वेस्टेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीकन नेशंस की बात किया जाएगा तो सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। उन देशों की जो गरीबी है वो वहाँ की गरीबी सबसे ज्यादा सभी देशों में से ज्यादा है, और उन गरीबी के कारण उनको दूसरे जो उनकी शिक्षा हो गई या उनका जो भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सभी के ऊपर इसका परिणाम होता है। तो इसे हमको कम करना चाहिए। तो हम लोग कैसे इसे हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और इसके माध्यम से लोगों का कैसे गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, उनके लिए जॉब की व्यवस्था कैसे होगी, गवर्नमेंट उनके लिए कैसे जॉब की व्यवस्था कर सकती है, या गवर्नमेंट उनके लिए कैसे सुविधाएं मुहैया करा सकती है जिससे कि वो गरीबी से बाहर निकले, इसके ऊपर यहाँ पे सोचने की जरूरत है। भुखमरी की समस्या, जो हंगर की जो समस्या है, गरीबी की जहाँ समस्या होगी वहां पे हंगर की समस्या होगी। तो इसको भी समाप्त करना है। सभी को पर्याप्त अन्न मिले, सभी को सब पर्याप्त खाद्य सुरक्षा मिले, और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देके हम लोग को इसको भुखमरी को कम करना है। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर अच्छा जीवन स्तर को लाना। तो ये बेसिक राइट है हम लोग का कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो कैसे कैसे दिया जा सकता है, कैसे ये मिल सकता है, और सभी लोगों को कैसे ये कम दाम में अच्छा स्वास्थ्य और जीवन कैसे मिल सकता है। तो जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है, जो डेवलपिंग नेशंस है, उनके यहाँ तो समस्या है ही। वहां पे स्वास्थ्य की समस्या है, वहां पे भुखमरी की समस्या है, वहां पे पॉवर्टी की समस्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होने के कारण यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तो यहाँ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इनरोलमेंट रेशो बढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ना कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, बच्चों ने क्या क्वालिटी एजुकेशन दिया है, उनको रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक कैसे कितना अच्छा हुआ है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए बच्चों का यहाँ पे कैसे इनरोलमेंट कैसे बढ़े, इसके ऊपर ज्यादा। तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अगर उनको मिल जाती है, शिक्षा सभी जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने की आवश्यकता है, थ्रू विच द चाइल्ड विल the well educated child or the well educated person, he will get a proper job, he will that the proper job will reduce his poverty, his hunger, and satisfy his hunger, and it will also reduce the gender equality. He will get the pure water for drinking. All these things are there. लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी, कैसे यहाँ पे असमानता है। आप हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने स्कूल में पे लैंगिक असमानता है, उसके वजह से कैसे यहाँ पे इनइक्वालिटी होने के कारण यहाँ पे स्कूल में, पढ़ाई में, शिक्षा में इनइक्वालिटी यहाँ पे है, और जिसके वजह से यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा परेशानी होती है। तो लड़कियां और महिलाओं को सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। साफ पानी और स्वच्छता, साफ पानी यहाँ पे मिलना और स्वच्छता मिलना, इसके ऊपर भी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। ये भी सब जुड़ा हुआ होता है हमारे सोशल इकोनॉमिकल और जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है, इससे सबसे जुड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, 7वां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। अब हम लोग ने देखा था कि कैसे एजुकेशन, पॉवर्टी, लैंगिक असमानता, फिर आपकी स्वास्थ्य सेवा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी प्रकार से हमारे ये जो 7वां लक्ष्य है, 7, 8, 9, 10, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बात की जा रही है कि कैसे इनइक्वालिटी को कम किया जाए, और जो हमारा जो इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए, हमारा एक अच्छी वर्किंग कंडीशन को कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कैसे मिल सकता है। जैसे कि
चलाने से लेके घर में बिजली के उपकरण चलाने तक, यहाँ पे we are in need of the energy. So how that energy will be a clean energy, and how every individual of the society, how he will afford, whether it is affordable, energy affordable है, बिजली affordable है, gas affordable है, petrol affordable है, that are all the sources of energy. So whether that are affordable, whether that are clean, clean है क्या नहीं. जैसे अभी हम लोग क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जैसे एलपीजी पे चलने वाले, सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियां हो गई, या फिर जो सौर ऊर्जा पे चलने, सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण करना, उसका उपयोग करना, वो हो जाएगा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी. देन अच्छा काम और आर्थिक विकास, कैसे यहाँ पे लोगों को अच्छा काम मिल सकता है, उसके लिए निरंतर किस प्रकार से आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास के साथ कैसे अच्छा जॉब सबको मिले. तो डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, it should provide the employment opportunities to the people. इनको employment opportunities कैसे मिल सकते हैं, जो डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, इसके ऊपर यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है. साथ ही साथ कैसे नए इंडस्ट्रीज शुरू किया जाए और लोगों को इनोवेशन के लिए तैयार किया जाए, कि कैसे लोग सोचे, नई नवाचार से कैसे सोचे, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे विकास किया जाए. तो अगर 8वां लक्ष्य और 9वां लक्ष्य को देखा जाए तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि कैसे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री शुरू की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इनोवेशन किया जाए, और कैसे लोगों का ग्रोथ होके वहाँ उनको अच्छा काम मिल सकेगा. अगर अच्छा काम मिलेगा तो 10वां लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा, वो है असमता, असमानता की कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, या इनइक्वालिटी कम करना हमारा 10वां लक्ष्य है. तो वो 10वां लक्ष्य हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम लोग का 8वां और 9वां लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी. जितनी असमानता होगी, जितनी इनइक्वालिटी होगी, उतनी ही समस्याएं होगी, उतने ही प्रॉब्लम्स आपकी सोसाइटी में, आपके देश में, आपके समाज में होगी. सो दैट वी हैव टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी अमंग द individuals, among the society, among the nations, and among the different states. So that will help for the development. तो वो अगर असमानता रहेगी तो समस्या होगी, समस्या होगी तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा, इनोवेशन नहीं होगा. अगर वो नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट नहीं होगी. सो ऑल दिस पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड. ऑल दी जो गोल्स है, दैट गोल्स और द लक्ष्य, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. नेक्स्ट है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज कैसे डेवलप किया जाए. अभी आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा कहाँ पे मिलती है, ज्यादा अच्छी तरह से कहाँ मिलती है, तो वो शहरों के तरफ लोग उसे प्राप्त करने के लिए भागते हैं, और वहां पे उन्हें एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है. तो हमें देखना है कि कैसे हम लोग एक स्मार्ट सिटी के तरफ बढ़े, एक सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की तरफ हम लोग बढ़े, जिससे कि लोगों को वो सुविधाएं मुहैया हो, लोग उस प्रकार के ऐसे माहौल में काम करें, ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे उनको सोचने के लिए, जहाँ पे काम करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए यहाँ उन्हें मौका मिले. और जो 12वां है, 12th लक्ष्य है, वो है जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन. देखिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. We are producing large amount of food grains, but whether we are using it properly, सभी को मिल रहा है. अगर आप लोग देखेंगे डेवलप नेशन और अंडर डेवलप नेशंस में अगर कंपेयर किया जाएगा, तो एक देश में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पे उपभोग के बहुत सारे साधन हैं, केवल खाना पीना नहीं बल्कि दूसरे भी उपभोग के साधन जो उनके पास बहुत सारे हैं, और बहुत सारे वेस्टेजेस वहां पे वो करते हैं. तो क्या उसके ऊपर हम ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग अपने उपभोग को सीमित रखें, हम लोग जिम्मेदारी से उपभोग करें और उसका उत्पादन भी वैसे ही करें. और बहुत ज्यादा उत्पादन करेगा तो पर्यावरण को यहाँ पे नुकसान होगा,
बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजम्पशन करेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को इसे ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर उसी के संदर्भ में अगर हम लोग देखेंगे 13वां पॉइंट इससे संदर्भित, गोल नंबर 13 इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज और द क्लाइमेट एक्शन। So how the demand and the supply, the production and the utilization of the natural resources are creating problems in the nation, in the world. So there is an imbalance in the climate. So we have to reduce this imbalance. और बाकी के जो लक्ष्य है हमारे, वो लक्ष्य उसी के पर्यावरण से ही संदर्भित है ज्यादा करके, जैसे कि पानी में जीवन, how we are utilizing the natural resources of the water, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो ऊर्जा निर्माण करने के लिए हो, चाहे वो खनन के लिए हो, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पानी में शिक्षा का पानी में जो जीवन है वो जीवन का हम लोग किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इसे हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। और उसे सीमित तरीके से और सतत तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए। 15वां लक्ष्य है वो है भूमि पर जीवन। जब हम लोगों ने देखा कि पानी के अंदर जो जीवन है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, भूमि के ऊपर जो जीवन है उसको हम लोग को कैसे उपयोग करना है, उसको कैसे बचा के रखना है। जैसे कि हमारे जंगलें खत्म होती जा रही है, जैसे कि डिफोरेस्टराइजेशन हो रहा, डिफोरेस्ट हो रहे जंगल, देन कैसे यहाँ पे जो रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है, जो उपजाऊ भूमि है वो कम होती जा रही है, जो जमीन के अंदर का पानी कम होते जा रहा है, उसको हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे कि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस को सही प्रकार से रखा जा सके। The 16th goal is peace and justice and strong institutions. Okay, peace and justice is necessary for all the individuals, all the persons of the nation. So कैसे वो बनाए रखा जा सकता, अगर शांति रहेगी, सौहार्द रहेगा, तो यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों को अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अशांति इंडस्ट्री अच्छा रहेगा, कॉमर्स अच्छा रहेगा, लोगों को यहाँ पे सही से काम करने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तो इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। और नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आखिरी वाला लक्ष्य है, वो है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक जिम्मेदारी, पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए किस प्रकार से पार्टनरशिप हमारी होनी जरूरी है। सभी की पार्टनरशिप, गवर्नमेंट हो गया, नॉन गवर्नमेंट हो गया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, देन दी अदर इंस्टीट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू द कॉज, तो इंडिविजुअल्स हो गया, एक पर्सन हो गया, कोई संस्था हो गई, सबका कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग का ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि आज भारत की परिस्थिति कैसे है, या आज भारत किस स्तर पे है, कहाँ हम लोग जिस कर रहे हैं, अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पता चलेगा कि कुछ ऐसे जो एरियाज है जिसमें हमारा परफॉर्मेंस एकदम पुअर है, जैसे कि SD 12 and 10 and 30। तो 10 हमारा है कि असमानता, तो असमानता हमारे देश में है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। असमानता डिपेंड करता है कि आपके किस प्रकार से आपके देश में, समाज में किस प्रकार से असमानता है या ज्यादा है, इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो नीति आयोग ने ये इन दो संस्थाओं को जिम्मेदारी दी है कि वो देखे कि क्या हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उन्हें अचीव कर पा रहे हैं। जो गोल्स है इसके ऊपर हम लोग जल्दी से तेजी में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला ये है कि पोजीशन ऑफ इंडिया इज
120 अमंग 165 नेशंस। हमारे देश का सिचुएशन पोजीशन जो है 120वीं है, मतलब हमारे देश 165 देशों में 120वें पायदान पे है। तो हमारी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो पब्लिश करता है नीति आयोग के माध्यम से ये पब्लिश होता है। सो आवर परफॉर्मेंस इज वेरी, इट इज नॉट वेरी पुअर बट इट इज पुअर। सो वी हैव टू सी हाउ वी विल इम्प्रूव द सिचुएशन। पहले जो देश है वो है सबसे अच्छा जो है वो डेनमार्क है, उसके बाद में फिनलैंड, नॉर्वे और दूसरे देश आ जाते हैं। तो किस तरह से उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा है और हमारा पुअर है, खराब है। अभी तक हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर देखा जाएगा तो 10 और 11 में हम लोग एकदम ज्यादा परफॉर्मेंस हम लोग का कम है, जैसे कि असमानता ज्यादा है और हम लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपभोग और उत्पादन नहीं करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है और लोग बहुत ही यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाएगा तो 15वें इस पे भूमि पर जीवन में हम लोग बहुत ज्यादा कम हुए हैं, हम लोग का स्तर बहुत कम हुआ है। हमारे यहाँ पे जंगलों की कमी हो रही है, डेजर्ट बढ़ रहा है, जैव विविधता यहाँ पे कम हो रही है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। बाद में जो हम लोग का 2 भुखमरी, हंगर और 5 लैंगिक असमानता, 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 16 पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17 पार्टनरशिप टू अचीव दी गोल्स। इसमें हम लोग का परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखा जाएगा तो एक गरीबी की पूर्णता समाप्ति, इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और वेलबींग के ऊपर हम लोग का थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक होता जा रहा है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हम लोग ज्यादा अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं। अच्छा काम और आर्थिक विकास की तरफ हम लोग का थोड़ा सा मामूली सुधार हुआ है और इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग ने अच्छा काम करना शुरू किया है। 14 इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे से काम करना शुरू कर दिए। अब अगर देखा जाएगा 6ठा नंबर जो है वो है साफ पानी और स्वच्छता, इसके ऊपर हम लोग का काम चल रहा है। और जो 13 नंबर है क्लाइमेट एक्शन, उसके ऊपर भी हम अच्छे से काम करना शुरू कर दें। बात को हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा कि हाउ वी आर अचीविंग दिस गोल्स। इन गोल्स को हम लोग कैसे अचीव करते हैं, कैसे यहाँ पे हम लोग गोल्स को सुधार का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोगों ने कुछ स्कीम्स का नाम यहाँ पे सुना होगा, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना अगर दी जाएगी, डायरेक्ट टू अकाउंट, डायरेक्ट टू बेनिफिट, डीबीटी, डीटीबी, डायरेक्ट टू बेनिफिशियर्स अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर होगा तो उनका गरीबी के ऊपर उसका परिणाम होगा। कुछ स्कीम जो है, कुछ योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, जिन योजनाओं के मार्फत यहाँ पे लोगों में या इन गोल्स को अचीव करने में मदद होती है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए अगर गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, उसके ऊपर काम किया गया है। जब हम लोग बात करते हैं लक्ष्य 7.6 की साफ पानी और स्वच्छता, तो हम लोग का प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान यहाँ पे चल रहा है, तो उसके मार्फत भी यहाँ पे अच्छा स्वच्छता के ऊपर काम हो रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे कि भुखमरी की समस्या अभी वो कम है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। दिल्ली में यहाँ पे फ्री आपका ये स्वास्थ्य की सेवा दी जाती है और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा फोकस करता है।
तो कुछ स्कीम्स जो होती है जो ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। जैसे शिक्षा और लैंगिक असमानता की अगर बात की जाएगी, समानता की बात की जाए, तो हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, तो जिसके मार्फत लड़कियों को सशक्त करने की बात की जाती है और उन्हें एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन देने की भी बात यहाँ पे की जाती है। तो बहुत सारे स्कीम्स जो है जो गवर्नमेंट यहाँ पे चलती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे सस्ती और सौर ऊर्जा की, तो सस्ती और सौर ऊर्जा के लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम चलता है जैसे कि उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करती है। तो उज्ज्वला योजना के मार्फत लोगों को यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। दूसरा जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी काम कर रही है वो है इनोवेशन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इनोवेशन, जैसे हमारे देश में यहाँ पे स्टार्टअप प्रोग्राम किया जाता है, उसके लिए फंड किया जाता है, उनके लिए लोन दिया जाता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत, और जो स्टार्टअप योजना के अंतर्गत उन्हें 10 लाख तक या उससे ज्यादा लोन दिया जाता है, जिससे कि वह अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इनोवेशन शुरू कर सकते हैं और ग्रोथ में यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उसे जो कहा जाता है कि यूनिकॉर्न्स हम लोग कितने बना रहे हैं, यूनिकॉर्न्स यानी बिलियनियर्स कितने हमारे यहाँ से निकल के आ रहे हैं, जो नए लोग हैं, इनोवेटिव थिंकिंग है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे दे रहे हैं और जो लोगों को अच्छा काम देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जिससे कि यहाँ पे लोगों को काम भी मिलेगा और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि शहर और समुदाय योजना की, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्मार्ट सिटी योजना है। उस स्मार्ट सिटी योजना में भी गवर्नमेंट ज्यादा फोकस की है कि कैसे एक अच्छी व्यवस्था, सुनियोजित व्यवस्था, शहरीकरण कैसे बनाया जा सके, how the good infrastructure will be developed in the cities for the sustainable development of sustainable and smart cities, so that it will be very helpful for the people to live in that city for the education purpose, for the job purpose or any other purpose. So it is another scheme. Then when we are talking about the infrastructure, you will see we are good in infrastructure. Our infrastructure is very good as compared to the other nations. यहाँ पे रास्तों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, नवाचार के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सो ये लक्ष्य भी एक अच्छा लक्ष्य की तरह से। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग की किस तरह से हम लोग जो है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था बनाने के काम करते हैं। अगर इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा और उन लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ अगर बढ़ाया जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उनको जब से 2015 में लागू हुआ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्होंने जब उसको फॉलो किया है तो उनका इकोनॉमी भी अच्छा बढ़ रहा है, उनका सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक अच्छा हो रहा है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं, बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए और सतत विकास ऐसा हो जैसे कि हम लोग का विकास तो हो रहा है, साथ ही साथ आगे आने वाले जनरेशंस को भी समस्या ना हो, वो भी अच्छी तरह से इसको समझे, अच्छी तरह से उसे ले लें। एक हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन फोकस है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन. As we are in the field of education, how we are achieving the quality education or what is the status of quality education? Quality education को कैसे प्राप्त किया जा रहा है, कैसे बात किया है. Main focus is on how we are heading towards or how we are to education देना
या संख्या नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा में शामिल करना तथा उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना, अच्छा एजुकेशन उनको मुहैया करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। उसमें कुछ डायमेंशंस है, बड़े डायमेंशन, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे इट टॉक्स अबाउट द एक्सेसिबिलिटी। So whether we are reducing the barriers, cost barriers, location barrier, economic, socio-economic condition barriers, whether we are reducing the barriers, अगर बैरियर्स को कम किया जाएगा तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा, एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पे जरूरत है कि जो हाशिए पे तबका है, जिनको सुविधाएं नहीं है, जिनको अभी इस प्रकार से शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला है, क्या उनको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, क्या उनको इक्विटी मिलेगी, एजुकेशन आने के लिए उनके लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है क्वालिटी एजुकेशन। क्या एजुकेशन सिंपली एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं, बल्कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अच्छे टीचर्स कहाँ से हम लोग ले आए, उन टीचर्स को अच्छी सैलरी कैसे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छे बढ़ाएं, जिससे कि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टीचर जो है एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे सकता है, जिसका उपयोग वो अपने स्किल और नॉलेज को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो एक अच्छा अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं तथा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने नॉलेज एंड स्किल का। सोसाइटी के लिए कैसे दे सकते हैं, दैट इज द स्किल एंड नॉलेज। Okay, so these are the basic dimensions of the SDG 4, that is quality education. When we are talking about the quality education, it means it is not only enrollment, but the content should be a quality content. They should know the reading, writing, arithmetic, and they should develop the different educational skills. तो इसके ऊपर जो बात की गई है कि जो एजुकेशन जो दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 2030 एजेंडा, वी हैव टू इंश्योर अप टू 2030 दैट all the girls and boys will get the complete and equitable quality primary and secondary education. Okay, free and compulsory equitable education for our boys and girls. The next target 4.2 that we have to achieve, that to ensure all the girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education, so that they are ready for the primary education. As we are aware, as we are all special educators, you are aware about the critical period 0 to 5 years. How this period we have to utilize. जिससे कि you will see that every second the millions of neurons are getting connected with each other. There is a connection between the different neurons, and that speed will reduce after the 0 to 5 years. So we have to focus and we have to see that how they will get the quality access to quality care and primary education. And the next target is that we have to achieve, that is 4.3, that is the equal access for women and men for affordable quality technical, vocational, tertiary education, and including industry, universities. So how we are heading towards from primary education to secondary education, tertiary education, quality education, quality technical and vocational education, and the university education. The target 4.4 that we have to achieve in 2030 is substantially increase the number of youth who are relevant skill, including technical, vocational, employment, and decent jobs and entrepreneurship. तो ऐसे स्किल हमारे यूथ में, एडल्ट में डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग को अचीव करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अपने स्किल का विकास करें, टेक्निकल स्किल, वोकेशनल स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो हाउ वी विल अचीव दिस? सो इट विल बी अचीव द टारगेट टू 2030. सो वी हैव टू रिड्यूस द जेंडर डिस्पैरिटीज. जो जेंडर गैप है या लैंगिक असमानता है, उसको हम लोग को कम करना है. लैंगिक असमानता के साथ ही साथ हम लोग को फोकस
जो दूसरी असमानताएं है, जैसे कि डिसेबल पर्सन, इंडिजीनियस पीपल और चिल्ड्रन विद वर्नरेबल सिचुएशन, इनके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और उनका भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्पैरिटीज जो है, दैट वी हैव टू रिड्यूस बाय इंश्योरिंग द इक्वल एक्सेस टू ऑल द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Okay, the next target is 4.6, that we have to ensure in 2030 that there should be quality education and substantial proportion of adults and both men and women achieve literacy and numeracy. उनको पढ़ना, लिखना, गणित वगैरह आना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। और आखिरी वाला जो है 4.7 जो टारगेट हम लोगों ने रखा है 2030 के लिए, वो है कि एक्वायर नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसका नॉलेज एंड स्किल स्कूल्स में बच्चों को देने के लिए हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे इंक्लूडिंग among others through education for sustainable development and sustainable lifestyle, human right, gender equality, promotion of culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and cultural contribution to sustainable development. ओके, तो हम लोग को बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को हम लोग को सिखाना है क्या आपको ध्यान रखना है, या आपको कैसे आप एक अच्छे नागरिक बने, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आपको शिक्षा देने की जरूरत है। जैसे एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें क्या होगा, उसमें बात की जाएगी ह्यूमन राइट्स की, उसमें बात की जाएगी जेंडर इक्वालिटी की। वी विल टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल सिटीजनशिप, appreciation of cultural diversity and of cultural contributions to sustainable development. So that will our target 4.7. Then the means of the what are the means to achieve this target? The first one is 4A, 4B and 4C. We have discussed the three means to achieve the target. This is the target 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and these are the ways. So build a upgrade educational facilities. आप लोग देखिए कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में एक अच्छा एजुकेशनल फैसिलिटी तैयार करने का प्रयास किया है। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, सेंसिटाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, डिसेबल बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस करें, प्रोवाइड सेफ एंड नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल। हाउ वी विल क्रिएट दिस काइंड्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज कि जहाँ पे बच्चा जो है बिना डर, बिना खौफ के इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव सोसाइटी में कैसे वो रह सकता है, इस प्रकार का वातावरण निर्मित हम लोग को करनी पड़ेगी। दूसरा जो है 4B, दैट इज अगर हम लोग एक अच्छा नागरिक का विकास करना है, और तो जो हाशिए पे तबका है उन्हें स्कॉलरशिप देने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं स्पेशल अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे दिया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्मॉल आइलैंड्स, डेवलपिंग स्टेट्स, अफ्रीकन कंट्रीज, जहाँ पे लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम के लिए पैसा नहीं है, एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके लिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कुछ यहाँ पे प्रोविजन करें स्कॉलरशिप से, जिससे कि दे विल इनरोल फॉर द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इंजीनियरिंग, साइंटिफिक प्रोग्राम्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, तो एक तो हम लोग कर सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, दूसरा है कि हम लोग इनको स्कॉलरशिप दे दें, और तीसरा है 4C कि हम लोग एक अच्छा क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे मुहैया कराए जो एक अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करे। तो सब्सटेंशियली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। So how we will increase the supply of qualified teachers and how we can attain this goal of sustainable development. ओके, तो बच्चों को यहाँ पे अच्छा शिक्षा देंगे तो बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलने से वो अच्छा उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, जेंडर के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, अच्छा शिक्षा मिलेगा तो हेल्थ
उनको अच्छा कैसे रखा जाए ये समझ में आएगा, पॉवर्टी कैसे कम होगी ये समझ में आएगा, हंगर के ऊपर कैसे, स्वच्छता के ऊपर कैसे ध्यान देना ये समझ में आएगा, और ये बाकी सभी चीजों के ऊपर हम लोग ये अच्छी तरह से बच्चों का फोकस हो सकता है। सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से सतत विकास के लिए शुरू से ही बच्चों को तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से वो लोग बच्चे सीख पाते हैं। तो यहाँ हम लोग अपनी इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, और इस चर्चा के में के 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम अभी बात करते हैं 1-2 मिनट में, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ने बात की, गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इतिहास क्या है, इसके ऊपर हम लोग ने बात की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ पे सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम लोग ने बात की, गवर्नमेंट में क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, इसके ऊपर हम लोग ने बात की, और जिसके माध्यम से यहाँ पे एक अच्छा स्वस्थ समाज कैसे निर्माण किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया है। Okay, so I think I have achieved my target, and within a time now there are 2 minutes left. So Santosh ji, Dr. Santosh. यस सर, बहुत ही बढ़िया सेशन सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपने इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ईच एंड एवरीथिंग आपने सभी 17 गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट के 7 गोल सब आपने बिल्कुल रियो से लेकर के अभी तक के क्या क्या चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना है और पब्लिक को क्या करना है, टीचर्स को कैसे तैयार करना, ईच एंड एवरीथिंग को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि सब लोगों को बहुत आनंद आया है। मैं तो लगातार मैं साइड में था तो मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट ही मैंने किया है, तो बहुत बढ़िया लगा है। अभी यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो सर से डिस्कस करें, कुछ जानना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा, किसी भी भाई बहन को टीचर्स कोई या कोई भी जो भी कुछ कहना चाहे। आप लोगों को अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू तो बोलना है, उसके साथ में कुछ पूछिए या कुछ बताइए अपने यहाँ क्या आप लोग कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस है तो वो डिस्कस करिए। ओके, हमको लग रहा है कि सब लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। हाँ सर, मैं ही एक साथ में चर्चा कर लेता हूँ इन्हीं लोगों के ऑन बिहाफ, इन्हीं लोगों से। हाँ, तो हाँ, हाँ, तब हो सकता है उसी से लोगों का कोई मोटिवेशन निकले। अगेन सेंड क्वेश्चन लिंक सर। हाँ भैया मिल जाएगा, यहाँ पहले बातें कर लीजिए तो हृदयानंद जी क्वेश्चन भी मिल जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा। सर जैसे ये सही बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 2030 रखा गया है, 2030 आने में बहुत दिन नहीं है। तो ये कोरोना पीरियड में हम 2.5 से 3 साल हमारा चला गया है, हम एक तो पहले से ही गति में नहीं थे और उस गति को भी इस कोरोना पेंडेमिक ने हमें उसमें ब्रेक लगा दिया। अब हम उस गति तक लाने में क्या हम वो 2030 को पार कर पाएंगे या फिर उसको और आगे एक्सटेंड करने के लिए कोई फैसिलिटी या मतलब कुछ और एक्सटेंशन कुछ रहेगा, उसके आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, हर एक स्कीम का या हर एक यहाँ पे जो हम लोग टारगेट रखते हैं उस टारगेट के लिए अचीव करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि रियो 1992 का टारगेट था कि हम लोग 2000 तक इसे अचीव करना है, लेकिन हम लोग किसी कारणवश नहीं अचीव कर पाए। हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेके 15 तक था, उसमें हम लोग को अचीव करना था, लेकिन प्रयासरत होते हैं। जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको इनकी जरूरत नहीं है, जो वो पहले से अचीव कर चुके हैं, उनके पास यहाँ पे भुखमरी नहीं है। जैसे कि फिनलैंड वगैरह हो गया, यूएस वगैरह हो गया, जो डेवलपिंग नेशंस है उनके यहाँ पे शिक्षा भी अच्छी मिलती है, स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है, लेकिन और भी सुविधाएं अच्छी मिलती है। तो उनके लिए कुछ मुद्दे जो है, कुछ लक्ष्य जो है वो अचीव करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अंडर डेवलप नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस है, उनके लिए यहाँ बहुत जरूरी है कि वो उसे अचीव करें। कुछ समय लगता है,
यहाँ पे प्रयत्न करना, यहाँ पे काम होता है, एक टारगेट डिसाइड करके यहाँ पे काम करना एक होता है। बहुत सारी समस्याएं बीच में आते हैं, अचीव करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ टारगेट आगे बढ़े, लेकिन प्रयत्न जरूर किए करते हैं। यूएन भी प्रयत्न करता है, हर देश यहाँ पे प्रयत्न करता है। अब पेंडेमिक की वजह से जैसे आपने कहा कि बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पेंडेमिक में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे उसे अपना एजुकेशन छोड़ दिया, तो जो एजुकेशन का टारगेट जो हमारा था वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए। जो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात तो दूर रही, एजुकेशन देना या सही से पढ़ाना ये भी हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं कर पाए। तो कुछ समस्याएं बीच में आती रहती है, लेकिन उसके ओवरकम करके हम लोग उस टारगेट्स को अचीव करने का प्रयास करते हैं। जी जी। सर आपने एक और बड़ा बढ़िया बेहतरीन तरीका, मतलब एक चीज आपने एक्सप्लेन करी कि हम लोग हमारी कोशिश ये है, इवन मतलब हमारा इंडिया इसमें भी कोशिश ये है कि हम अपना एनरोलमेंट बढ़ाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने पर उस पर फोकस नहीं रहता है। तो सर ये बदलाव, मतलब हालांकि जन जन से ही वो बदलाव होगा, बट ये कब तक हम ये इसका कर सकते हैं? कुछ राज्य जो है उसमें अच्छा काम करते हैं, तो हम लोग को पार्टनरशिप में काम करना, कलेक्टिव वर्क है। जैसे दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया और महाराष्ट्र हो गया, उसमें थोड़ा सा अच्छा काम होता है। एजुकेशन को केवल एनरोलमेंट तक नहीं, बल्कि उसको क्वालिटी एजुकेशन देने का भी प्रयास करें। देखिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम की तो हो ही, लेकिन उसको डील करने वाला जो टीचर होना चाहिए, मेन वो टीचर अच्छा हो, उसको समय पे सैलरी मिले, वगैरह चीजें भी बहुत है। हम लोग ने जो आखिरी वाले मुद्दे में देखा था कि कैसे अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था निर्माण करनी है तो अच्छा शिक्षक वहां पे होने की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा ये हम लोग का बैलेंस अभी गड़बड़ा आ गया है। जी जी जी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेबाकी से सारे जो डाउट्स थे उसको क्लियर किए हैं। थैंक यू सर। अब यहाँ समय हमारे पास कम है, मे बी अब तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस कर लेगा, अदरवाइज हमारे पास हमारे अगले स्पीकर वो जुड़ चुके हैं। तो मैं आपका सर एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे कॉलेज के लेक्चरर, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन, दयाबेन आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। हाँ प्लीज। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। आज का लेक्चर बहुत ही